Well, hello everyone and welcome to our channel The Nation Eats You All About SSB. So आज का जो टॉपिक है वो इंडिया और यूएस के बीच का जो रिलेशनशिप है, यूएस मतलब कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया के साथ उसके कैसे रिलेशंस हैं। और एक बात हम सभी को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम दो देशों के बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें कई तरह के रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, डिफेंस, ट्रेड, फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल वी हैव टू एनालाइज कि दो देशों के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसी है। सो टुडे द फोकस कंट्रीज आर इंडिया एंड यूएसए। सो हियर आई एम सागरिका सिंह एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसी भी देश के बारे में अगर आपको जानना है और अगर आपको उसके रिलेशनशिप के बारे में जानना है किसी दूसरे देश के साथ, तो पहले हमें थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा। आप सभी जानते हैं कि यूएसए एक सुपर पावर है और ऐसा माना जाता है कि मिलिट्री कॉम्बैट स्किल्स में या ट्रेड में या पर कैपिटा इनकम में या लाइफ स्टैंडर्ड्स में यूएसए जो है वो बाकी देशों के से काफ़ी आगे है। और उसके साथ अपनी स्ट्रेटेजिक डील होना ये हमारे लिए भी एक प्रिविलेज की बात है। सो पहले तो हम थोड़ा समझते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, उसके बाद से हमारे रिलेशंस कैसे थे। तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यूएसए जो था वो इंक्लाइन था पाकिस्तान की ओर अपने कश्मीर इशू को लेकर। अगर आप देखोगे दैट आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947 द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूएस वाज नॉट वार्म। वो रिलेशंस अच्छे नहीं थे, उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे अभी हैं। पर्टिकुलरली यूएसए's इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर कश्मीर इशू। कश्मीर उस वक्त भी एक बहुत बड़ा मसला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि वो आज भी है। लेकिन यूएसए उस वक्त पाकिस्तान का स्टैंड ले रहा था। Even during Indo-China War in 1962, when the US provided India with military support, the relationship did not improve much. आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडो चाइना वॉर में इंडिया के लिए मिलिट्री सपोर्ट भी किया था यूएसए ने, लेकिन इसके बाद भी जितने अच्छे रिलेशन आज हम एंजॉय कर रहे हैं उस वक्त ऐसी बात नहीं थी। ये बात आप कर रहे हैं 1960s के या 70s के दौर में, 70s के मिड तक आते आते, जब बहुत बड़ा एक ब्रेन ड्रेन और बहुत सारे इंडियंस जब वो यूएसए में जाने लगे, वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के कई सारे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी बदली ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर एक्चुअली में यूएसए और उस वक्त जब हम रशिया को, जो आज हम रशिया कह रहे हैं, वो उस वक्त यूएसएसआर या सोवियत यूनियन कहा जाता था। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर का मतलब है कि जहाँ पे मिलिट्री वेपन्स तो इंक्लूडेड नहीं होते या किसी तरह की वॉर नहीं हो रही होती या बम नहीं गिराए जा रहे होते, लेकिन इसके बाद भी उन दोनों के बीच में या उन दो नेशंस के बीच में उतने ज़्यादा साउंड रिलेशंस नहीं रहते। ट्रेड नहीं हो रहा होता, वो किसी ना किसी देश को सपोर्ट या अपोज कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड वॉर, इन विच देयर इज़ नो फिजिकल वॉर और यू कैन से वॉर ऑफ वेपन्स, बट द रिलेशनशिप्स आर नॉट साउंड। तो जब कोल्ड वॉर थी, द यूएसए वॉज कंसर्न्ड अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया साइंड द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन 1971। इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की थी और ये चीज़ यूएसए को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल था। ना ही वो यूएसए के फेवर में था, ना ही वो सोवियत यूनियन के फेवर में था। वो दोनों से ही अपने रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंडली रखना चाहता था। और ये चीज़ यूएसए को, ये जो न्यूट्रल स्टैंड था इंडिया का यूएसए को, वो अच्छा नहीं लगा। आफ्टर द कोल्ड वॉर, ये तो हमने बात की कोल्ड वॉर की। अब हम समझते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। After Cold War, the US lessened assistance to Pakistan, leading to a better relationship with India. Furthermore, since 1991, India has transformed the economy and opened the country to foreign investment. With rapid growth, India has become an emerging economic power in the world and had opportunities for economic engagement with the US. अब आप यहाँ पे बात को समझिए। पाकिस्तान में जितना इन्वेस्ट किया यूएसए ने या जितना उसको सपोर्ट दिया, पाकिस्तान की तरफ से वही चीज़ रेसिप्रोकेट होकर यूएसए को वापस नहीं मिली।
इस रीज़न की वजह से यूएसए का पाकिस्तान के ऊपर से थोड़ा बहुत विश्वास कम होने लगा। इसी बीच 1991 में इंडिया जो था वो एक इकोनॉमिकली बूमिंग सेक्टर के रूप में उभर रहा था। हमने अपने ट्रेड बैरियर्स जो थे वो कम कर दिए थे, हमने अपनी मार्केट्स जो थी वो खोल दी थी बाकी देशों के लिए ताकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आ सके। तो इस तरह के जो मूव्स थे उनकी वजह से यूएसए को समझ में आया कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक पार्टनर बन सकता है और वहाँ से इंडिया और यूएसए के रिलेशंस जो थे वो बेटर होने शुरू हुए। अब हम बात करते हैं कि हमारी मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी बातचीत है, हम इकोनॉमिकली कितने साउंड हैं एक दूसरे के साथ और कल्चरली हम कितने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। India and USA have common strategic priorities like concern over increasing notorious moves by China in Asia and do not want China to dominate. India have helped USA in the reconstruction in Afghanistan. Indian military forces have also had tight contacts, joint patrols, joint training and exercises with the USA like Yuddhabhyas, Tiger Triumph and Vajra Prahar. सी आप सभी जानते हैं कि एशिया में चाइना अपने आप को एक सुपर पावर बनाना चाहता है और अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रही है वो इस तरफ और इस दिशा में और आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन हमेशा ये आप याद रखिए कि डेमोग्राफिकली जो है, मतलब कि ज्योग्राफिकली वो देश कहाँ पे है या किसी देश की सीमाएं किस देश के साथ हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को। यूएसए देख रहा है कि एशिया में चाइना अपनी पावर बढ़ाना चाह रहा है, अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है, अपना इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को कोई ऐसा चाहिए जो एशिया का हो और चाइना के साथ सेम एक अपोजिंग या रेजिस्टिंग रिलेशंस रखता हो, वो देश है इंडिया। सो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए यूएसए चाहता है इंडिया को और ज़्यादा बूस्ट करना और स्ट्रेंथन करना। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर हम सेम फोर्स के साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, सेम एंथुसियाज्म के साथ उस रिलेशनशिप को और बढ़ाएंगे तो ये हमारे भी फ़ायदे के लिए होगा। इसके अलावा हम इस तरह के जो हमने मिलिट्री मेजर्स किए हैं जिसमें कि इंडिया और यूएसए साथ आ रहा है, उसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें शामिल है जो हम जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग का मतलब है कि किसी एक सीमा की या किसी एक टेरिटरी की जो जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय की जाती हैं, या फिर दूसरे देशों के साथ जो हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं जिसमें यूएसए हमारा बहुत बड़ा साथी या मित्र देश हम कह सकते हैं। उसमें युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार जैसी न जाने कितने ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो होती हैं, और ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। इससे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये मैसेज जाता है कि अगर कल को वो किसी भी तरीके के वॉर में इन्वॉल्व होती हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी होगी, जो ना सिर्फ हमारे अपनी देश की आर्मी होगी बल्कि और हमारे जो फ्रेंडली देश जो हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी आर्मीज़ भी होंगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, द यूएस स्ट्रांगली सपोर्ट्स इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि यूएसए इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। एंड डेवलप्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप विद इंडिया। द यूएस इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो जिस देश की हम बात कर रहे हैं यूएसए अमेरिका, वो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। ट्रेड का मतलब है जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हो रहा हो। प्लीज़ इस बात को समझिए। ट्रेड का मतलब है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बेच रही हूँ तो मैं आपसे कुछ चीज़ खरीद भी रही हूँ। इन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि मैं आपके बाजार में अपना पैसा लगा रही हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही बात यहाँ पे समझाई गई है कि यूएस जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड इंडिया इज़ द 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और यूएसए के लिए इंडिया 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सी, यूएसए जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंट में है, उसके आसपास के देश डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिस्ट में 9 नंबर पे भी आना बहुत बड़ी चीज़ है। और आप सभी जानते हैं कि यूएसए इंडिया से अभी तक के जितने भी डेटा हैं उसके हिसाब से इकोनॉमिकली काफ़ी आगे है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर। सी, अब यहाँ पे बात समझिए। ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब है कि जितना हम खरीद रहे हैं उतना ही हम चाहेंगे कि हम अपने सामान को बेचें भी। इन्वेस्टमेंट पार्टनर का मतलब है कि आपने कोई आपके बाजार में कोई दूसरा देश अपने पैसे लगाए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। तो यूएसए जो है वो इंडिया के बाजार में पैसे लगाता है विद द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन।
आप सोचिए $10 बिलियन इज़ अ ग्रेट अमाउंट, और इतना पैसा, इतना अमेरिकन पैसा जो है वो इंडिया के बाज़ार में लगता है। On August 3rd, 2018, India became the third Asian nation to be granted Strategic Trade Authorization 1 स्टेटस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप समझिए, कई बार क्या होता है कि देखिए दुनिया में इतने सारे देश हैं, आप कितनों के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप सबके साथ करना भी चाहते हैं तो आपको कुछ देशों को कुछ बेटर स्टेटस देना होगा। ये जो STA1 स्टेटस है ये यूएसए ने इंडिया को दिया है। इसके तहत क्या होगा, इट विल अनेबल द एक्सपोर्ट of high technology products in civil space and defense from the US to India। सिविल स्पेस का क्या मतलब है? आपको पता है कि आने वाले टाइम में सारे देश जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी आगे जाएंगे। यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है या जो हमारा स्पेस है, जो अर्थ के आसपास का जो स्पेस है, जहाँ पे सैटेलाइट्स इंस्टॉल की जाती हैं, जहाँ से कई सारा डिजिटल डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, तो ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट वॉर जो होगी वो स्पेस वॉर होगी, वो स्पेस में लड़ी जाएगी। तो इस तरीके का जो एडवांसमेंट है जिसमें अमेरिका इंडिया से काफ़ी आगे है, तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूएसए से सीखे, और यूएसए इसके लिए इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं या जो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का आर्टिफैक्ट्स हो, तो उसके लिए यूएसए जो है वो इंडिया को स्पेशल स्टेटस देता है। से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो मेन पॉइंट्स है ना वो बताओ। आप ये बोलोगे कि बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, ओके, अगर फ्रेंडली रिलेशन है तो उसके लिए प्रूफ क्या है? भाई प्रूफ है हम कई सारे एक्सरसाइजेज उनके साथ करते हैं, प्रूव है हम STA1 स्टेटस मिला है, प्रूव है कि हमारे पास FDI का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है यूएसए का। तो आपको अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए ना एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। फ्रेंडली रिलेशन तो हमारे कई देशों के साथ हैं, लेकिन आपके पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए आपको जो डेटा चाहिए उसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये डेटा इतना डिफिकल्ट नहीं है। गिन के आपको 3 एक्सरसाइजेज याद करनी है, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रियम्फ एंड वज्र प्रहार। आपको STA1 स्टेटस याद कर लेना है। आपको ये याद कर लेना है कि हम किस नंबर के उसके ट्रेडिंग पार्टनर है, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन है, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट फिगर नहीं है याद करने के लिए, राइट? तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके लेक्चरेट में आपको वेट देंगी। अगर आप GD में भी इन पॉइंट्स को बोल रहे हो तो ये वेट देंगी आपके पॉइंट को, आपके स्टेटमेंट्स को। अब आपको समझना है कि एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा जो है वो यूएसए में है। आप सभी जानते हैं कि मोदी के जितने भी वहाँ पे इवेंट्स हुए, देयर वर पीपल इन ह्यूज नंबर टर्निंग आउट फॉर दैट इवेंट, राइट? तो ये कौन लोग हैं वहाँ पे? साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, कई सारे ऐसे इंडियन अमेरिकन्स हैं जो वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के मेडिकल हेल्थ केयर को, वहाँ के डिफेंस को, वहाँ के इनफैक्ट पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत एक्टिव रोल वो प्ले कर रहे हैं। और होता क्या है कि जब आपके देश के लोग किसी दूसरे देश में काम करते हैं तो वो एक्चुअली में आपके देश को या आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप सोचिए रघुराम राजन, या वहाँ पे जो पॉलिटिशियन है कमला हैरिस, दीज पीपल आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो अमेरिका का प्रेफरेंस मीटर है, प्रेफरेंस मीटर का मतलब है कि अगर हम किसी दूसरे देश के इंसान को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो हम किस देश को देंगे, तो वो प्रेफरेंस मीटर जो है वो इंडिया के लिए बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का टैलेंट है, जो वहाँ जाके काम कर रहा है, जो वहाँ की सारी चीज़ों में हर सेक्टर में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसकी वजह से। आप सभी को ये जान के और भी हैरानी होगी कि 1970 के दशक में इतने सारे इंडियंस जो IIT से पढ़ के बाहर निकले थे, या 80 या फिर 1990, काफ़ी सालों तक इंडिया का जो बहुत बड़ा टैलेंट है वो वहाँ जाता रहा, वहाँ के लोगों को सपोर्ट करता रहा, और अमेरिका को समझ में आया कि इंडियंस क्या हैं। आप खुद सोचिए, सत्या नडेला हो, चाहे कमला हैरिस हो, चाहे रघुराम राजन हो, चाहे सुंदर पिचाई हो, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका में रहकर अमेरिका की इकोनॉमी को, वहाँ के टेक जायंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 3 मिलियन, देयर आर 3 मिलियन इंडियन अमेरिकन्स who are the active pillars in generating and supporting USA. Also, there are huge number of students who are there in the universities of USA taking education for engineering or management. इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसीलिए आपको समझना होगा कि सिर्फ ट्रेड डिफेंस नहीं बल्कि एजुकेशनल एक्सचेंज भी इंडिया और USA के बीच में हो रहा है।
अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट की जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा रहा, और अगर आपके लेक्चरेट में ये टॉपिक है तो आप इसको ज़रूर लेकर आइएगा, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की हेल्प। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस करें। इट्स वेरी इजी, हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। अब आपको ये समझना होगा कि जो कोरोना का इतना बड़ा क्राइसिस पूरा वर्ल्ड झेल रहा था, उसमें एक अपील आई अमेरिका की तरफ से कि वो चाहते हैं कि इंडिया उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की जो टैबलेट्स हैं वो सप्लाई करे। और ये रिक्वेस्ट इसलिए आई थी क्योंकि मार्च 25 को जो इंडिया के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उन्होंने इस टैबलेट पे बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता ही होगा न्यूज़ देखकर कि कोरोना वायरस के रोकथाम में और इसके इलाज में इस दवा की भूमिका को देखा गया, पाया गया, और इस वजह से इंडिया ने इस पे बैन लगा दिया। लेकिन जब ये अपील यूएसए से आई, और सिर्फ यूएसए से नहीं, प्लीज़ इसको भी ध्यान में रखिए, सिर्फ यूएसए से नहीं, कई ऐसे देश थे जिन्होंने इंडिया से अपील की कि आप हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सप्लाई करें। और इंडिया ने फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और केस टू केस बेसिस पे इस टैबलेट की सप्लाई को हरी झंडी दी। और 55 और देश इंक्लूडिंग अमेरिका ऐसे देश थे जहाँ पे कि इस टैबलेट की सप्लाई की गई। और इस जेस्चर की वजह से ट्रम्प का, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका खुद एक ट्वीट आया दैट दिस जेस्चर विल नॉट बी फॉरगेटन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप मुझे बताइए ऐसे कितने देश हैं जिनके पास आज के डेट में इस तरीके का पावर है कि वो चीज़ों को सप्लाई करे कोरोना क्राइसिस में, लेकिन उसके बाद भी इंडिया के पास वो पोजीशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अपने लेक्चरेट में इस तरह के पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे तो ये बताएगा कि हर एक मुद्दे को पकड़ना या हर एक मुद्दे पे बात करना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप ट्रम्प और मोदी के बीच का जो एक ब्रोमांस मैं कहूँगी, जो एक तरीके का पर्सनल या इंडिविजुअल रिलेशनशिप है या जो वार्मथ है जो वो शेयर करते हैं, इट्स वेरी क्रूशियल कि वो दोनों अपने देश को भी उसी तरीके से जोड़ना चाहें। अगर वो हाउडी मोदी का प्रोग्राम हो, चाहे वो नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम हो, जो कि कितने रीसेंट प्रोग्राम्स थे जिसमें कि आपने देखा कि उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा था कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर बेटर एंड मोर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू पुट अप एवरीथिंग। एक सेंटेंस में बस आपको ये चीज़ कहनी है, राइट, दैट ट्रम्प एंड मोदी दे शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर एट इंडिविजुअल्स लेवल। तो ये बताएगा कि आपका एनालिसिस पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। यू आर गिविंग योर इनपुट ऑन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट pertaining to these two nations, right? तो ये स्लाइड मैंने जानबूझ के इंक्लूड की कि आप थोड़ा अपने दायरे को या अपने एनालिसिस का जो रेंज है उसको बढ़ाइए। सिर्फ ट्रेड, इकोनॉमी, डिफेंस पे बात नहीं होती है दो देशों के बीच में, और भी कई चीज़ें हैं जिस पे बात की जा सकती हैं। अब ये तो बात हो गई कि भाई ये सारे रिलेशन हैं, ऐसा ऐसा है, ये फिगर है, ये डेटा है। अब हम और इसमें क्या, अपने लिए हम क्या इसमें बेटर कर सकते हैं। USA sees India as a potential strategic partner as India provides stable government in comparison to fragile state model in Pakistan. Huge consumer market, perfect for its defense equipment sales and a great pool of talented individuals. समझिए, हमारे देश की सरकार जो है वो स्थिर है। अमेरिका ने देख लिया कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट कितनी फ्रेजाइल है, कभी वहाँ पे मिलिट्री जो है वो डोमिनेंट हो जाती है तो कभी वहाँ पे सरकार डोमिनेंट हो जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया स्टेबल है। इंडिया के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो कि वहाँ के यूएसए के गुड्स को कंज्यूम कर सकता है, वो उनको कंज्यूमर मार्केट देता है। इंडिया के पास जो है बहुत ज़्यादा डिफेंस नीड्स है जो वहाँ के डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई को फुलफिल करेगा। इसके अलावा इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ अ इमेंस टैलेंटेड पूल ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि अगर अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी होगी तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए कि वो इंडिया के साथ डील को और ज़्यादा सीमेंट करे, क्योंकि उसे चाइना का भी इन्फ्लुएंस कम करना है। इंडिया नीड्स टू एक्सटेंड द टाइज कीपिंग इट्स ओन इंटरेस्ट एट प्रायोरिटी। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दो जो देश होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप में हमेशा अपने जो पहलू हैं, जो अपने प्रॉफिट मार्जिन हैं, उनको ऊपर रखना चाहिए। स्मार्ट मूव क्या होगा? अ स्मार्ट मूव वुड बी टू सेटल डाउन गुड ट्रेड डील्स। अच्छे ट्रेड डील्स करिए, ब्रिंग इन मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और अमेरिका का पूंजी जो है वो अपने बाजारों में लगवाइए। एंड प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपोजर फॉर इट्स ओन पॉपुलेशन विच विल पेव द पाथ ऑफ लर्निंग। और जो टेक्निकल एडवांसमेंट है अमेरिका की, उसको हम अपने देश में लेकर आएँ।
India can grow together with USA in field of space exploration, defense, medicines, healthcare sector, technological advancement, education, apart from already booming sector of trade. आप सोचिए डिफेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, टेक्निकल एडवांसमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, इतने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि इंडिया के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल और चांस है यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने का. India needs to keep a clear vision that bilateral trades are more on profit basis and demographic challenges. If taken the profit aspect balanced with non-profit motive, India can surely utilize USA's friendship for its own good. हमेशा ये बात ध्यान रख के चलिए कि दो देशों के बीच के जो टाइज हैं वो प्रॉफिट मोटिव से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. कोई देश आप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? प्रॉफिट के लिए, पैसे जनरेट करने के लिए. इसलिए इंडिया को अपने जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हाई प्रायोरिटी देनी है. सिर्फ और सिर्फ हम ये सोचें कि क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है तो चलो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लें. नो, आपके अपने इंटरेस्ट कितने फुलफिल हो रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है. और ये तो भाई ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी अपना फ़ायदा देखेगा, राइट. तो अगर हम अमेरिका को इतने तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारी पॉपुलेशन वहाँ जाके इतना काम कर रही है, तो हमें भी चाहिए कि हम एक इक्वल स्टैंड रखें और उनसे उतना ही रेसिप्रोकेट करके वापस लेने की भी कोशिश करें. सो अ बैलेंस्ड अप्रोच इज नीडेड. प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, दोनों ही मोटिव्स फुलफिल हो, राइट. सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑन विच यू नीड टू टॉक. सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के बारे में बात करने लगते हैं कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करने लगते हैं. नो, हाउ कैन यू फॉरगेट कि वहाँ स्टूडेंट्स भी हैं? हाउ कैन यू फॉरगेट कि हमने दवा भी एक्सपोर्ट की है? हाउ कैन यू फॉरगेट कि हम इतना ज़्यादा एक पिलर है अमेरिका के लिए यहाँ पे चाइना में, एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए. तो आपको हर एस्पेक्ट को छूना है. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस, ट्रस्ट मी, those 3 minutes of lecture it will be more than enough for you to complete and you will not fall short of points. और आप एक ही पॉइंट पे भी बात नहीं करेंगे, राइट. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन. एंड यू ऑल आर नोइंग कि हमारे आसपास कैसी चीज़ें हो रही हैं. कोरोना इज लाइक स्प्रेडिंग लाइक द जंगल्स फायर. सो ट्राई टू बी एट होम, stay safe, stay indoors, and always understand one thing that which has been told long ago, that prevention is better than cure. The more you will prevent corona, the more you will be healthy at your own place, right? So till then, Jai Hind everyone and take care. Hey aspirants, please like, share and subscribe our channel to as many people as possible. And if you want me to make a video on any of the topics, please let me know through the comment section. Stay home, stay safe. Jai Hind.